प्रेजेंटेशन में बात करेंगे एस्ट्रोजन की। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को आपको चूँकि साथ में मैंने स्लाइड में नहीं डाल रखा है, क्योंकि कई बार बच्चे को साथ में एक साथ कॉन्सेप्ट कई बार कंटेंट ओवरलोड हो सकता है और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग उसकी बन नहीं पाएगी। इसलिए एस्ट्रोजन का सेपरेट स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगा और इसके बाद हम लोग प्रोजेस्टेरॉन की भी बात करेंगे। बेसिकली जो गोनेडल हार्मोन्स होते हैं, लाइक मेल हार्मोन की अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन और डीएसटी की हमने बात की थी एंड्रोजन में। उसी तरह फीमेल अगर हम लोग गोनेडल हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, और हम लोग आज बात करेंगे अभी एस्ट्रोजन की, राइट। एस्ट्रोजन सबसे पहले बात आती है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। देखिए, आपको जैसे ही आपने स्लाइड देखा होगा तो आपको अगर इस थ्योरेटिकल चीज़ पे जो कंटेंट, बेसिकली ये जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, इस सेलेक्टेड कंटेंट मैंने कई जगह से पिक किया है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इससे आप एक बना पाएंगे। एस्ट्रोजन को आपको, चूँकि एस्ट्रोजन की जो सिंथेसिस होती है बेसिकली ओवरी और प्लेसेंटा में, इट मीन्स हमें एक तरीके से कहते हैं कि ओवरी और प्लेसेंटा एस्ट्रोजन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वहीं ये सिंथेसाइज्ड होता है। जबकि स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन टेस्टिस से भी रिलीज होता है एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि ओवरी और प्लेसेंटा में ये सिंथेसाइज्ड होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं, जबकि स्मॉल अमाउंट में ये टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं। जबकि अगर हम बात उन विमेंस की करें जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द एज स्टॉप हो चुकी है, मींस पोस्ट मीनोपाउजल फीमेल की हम बात करें, तो वहाँ पर एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो पेरीफेरल ऑर्गन से भी होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको जानना कि पेरीफेरल ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी, ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू, मीन्स पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में लीवर, किडनी, ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू से भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और एस्ट्रोजन का या प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन स्टार्टिंग सब्सटेंस है जिससे सिंथेसाइज्ड होते हैं वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए लिखा है एज फॉर अदर स्टेरॉइड्स स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर एस्ट्रोजन सिंथेसिस इज कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली अभी तक आपने पॉइंट को समझा। इसकी सिंथेसिस ओवरी और प्लेसेंटा से होती है। स्मॉल क्वांटिटी में ये टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं, जबकि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में ये पेरीफेरल ऑर्गन लाइक दीज ऑर्गन से रिलीज होते हैं। एंड जो इनका स्टार्टिंग मटेरियल है, चूंकि हम एस्ट्रोजन की केवल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की हम बात करेंगे। अब एस्ट्रोजन को जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है वो 3 फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होता है। लाइक यहाँ पे दे रखा है एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल। तो एस्ट्रोजन का जो नेचुरल फॉर्म जो बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में, वो 3 तरीके से इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। एस्ट्राडायोल में, एस्ट्रोन में और एस्ट्रायोल में, मीन्स ये सब एस्ट्रोजन के एग्जाम्पल हैं। There are 3 main endogenous estrogen in human: estradiol, estrone and estriol। अब बट ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने पढ़ा ये ओवरी से सिंथाइज होते हैं, तो ओवरी में बेसिकली ये होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल से, कॉर्पस ल्यूटियम से एंड प्लेसेंटा से फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये ओवरऑल यही लाइन है। ऑल 3 आर एक्टिव। सारे के सारे जो एस्ट्रोजन के फॉर्म हैं ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। जो इनमें सबसे मोस्ट पोटेंट फॉर्म है, कई बार ये जीपैट में भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोजन फॉर्म, नेचुरल एस्ट्रोजन फॉर्म इज मोस्ट पोटेंट इन नेचर, तो वो होता है आपका एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल इज द मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन। कई बार टेस्टोस्टेरॉन या इमीडिएट जो एस्ट्रोजन का प्रोकर्सर होता है, देखिए एस्ट्रोजन की ओवरऑल सिंथेसिस जो हो रही है उसके लिए स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इमीडिएट जो प्रिकर्सर है, मींस कई स्टेप के बाद जब एस्ट्रोजन बनने वाला होता है उसके जस्ट एक पहले का स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। द इमीडिएट प्रिकर्सर टू द एस्ट्रोजन आर एंड्रोजेनिक सब्सटेंस।
एंड एंड्रोजेनिक सब्सटेंस मीन मेल हार्मोन जो हम बात कर रहे थे, वो एंड्रोस्टेनेडायोन भी हो सकता है और टेस्टोस्टेरॉन भी हो सकता है। तो एंड्रोस्टेनेडायोन एंड टेस्टोस्टेरॉन आर द इमीडिएट प्रोकर्सर बिकॉज दे आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द cholesterol and they are the immediate precursor of estrogen, like androstenedione synthesized after aromatization of ring A of androstenedione, it will synthesize estrone, and testosterone after aromatization of ring A synthesize estradiol। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एस्ट्राडायोल इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड, एस्ट्राडायोल क्या होगा, रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड होगा इन द लीवर टू एस्ट्रोन, राइट, एंड विच इज हाइड्रोक्सिलेटेड। अब इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा एंड दिस विल प्रोड्यूस एस्ट्रायोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड देन इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो एस्ट्रायोल सिंथेसाइज्ड हो रहा है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये समझा कि एस्ट्रोजन की जो सिंथेसिस है वो ओवरी और प्लेसेंटा से है, ओवरी में ग्रेफेन फॉलिकल से है और कार्पस ल्यूटियम पे है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में पेरीफेरल ऑर्गन से है, स्टार्टिंग मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। एस्ट्रोजन के 3 फॉर्म है, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल, एस्ट्राडायोल, मोस्ट पोटेंट फॉर्म एस्ट्राडायोल है। इसका जो इमीडिएट प्रिकर्सर है वो एंड्रोजेनिक सब्सटेंस है। समटाइम व्हेन एस्ट्रोन विल बी प्रोड्यूस, द इमीडिएट प्रिकर्सर विल बी एंड्रोस्टेनोडायोन एंड एस्ट्राडायोल में इमीडिएट प्रिकर्सर टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम बात कर लेते हैं लाइक सिंथेटिक एस्ट्रोजन। तो नेचुरल एस्ट्रोजन जो होते हैं वो ओरली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म इन लीवर। तो ये बिल्कुल एक खुद एक्सप्लेनेटरी लाइन है कि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है जिसकी वजह से इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। इसी को दूर करने के लिए सिंथेटिक कंपाउंड बनाए गए। तो सिंथेटिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन बेसिकली उसमें स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है और नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है। स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन में रखा गया इथेनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्ट्रेनॉल एंड टेबोलोन को, जबकि नॉन स्टेरॉयडल में है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, हेक्सेस्टेरॉल, डायनेस्टेरॉल एंड जेनिस्टेन। तो ये आपको क्लासिफिकेशन लर्न करना होगा। अब अगर हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो बेसिकली ये प्रोजेस्टेरॉन है, हम यहाँ केवल एस्ट्रोजन लिख सकते हैं, लाइक ये इमेज मैंने ली इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी लिखा था। तो देखिए सिंपल सा है, इसको आपको समझना होगा। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में और एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई स्टिमुलेट करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और स्टिमुलेट करता है उसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होते हैं हमारे, LH और FSH। तो LH और FSH अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे ओवरीज के थ्रू या कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू या प्लेसेंटा के थ्रू अल्टीमेटली रिलीज करवाने के लिए क्या, एस्ट्राडायोल या प्रोजेस्टेरॉन। और जब एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज होगा इट विल प्रोड्यूस द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द हाइपोथैलेमस। फीडबैक को नेगेटिवली ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। मीन्स जब इनका लेवल इंक्रीज होगा तो GnRH को इनहिबिट करेंगे और फर्दर LH FSH का रिलीज कम होगा और एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज भी कम होगा। तो इस तरीके से ये सर्किट जो है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस बेसिकली ये वर्क करती है। मीन्स यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन किसके थ्रू जा रहा है, जो ब्लड प्लाज्मा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। तो इस चीज को रेगुलेशन को आपको भी एग्जामिनेशन में लिखना होगा। देखिए एस्ट्रोजन को कई बार पढ़ना और सुनना आसान लगता है बट एस्ट्रोजन को लेके एक अपना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना होगा। बेसिकली एस्ट्रोजन का एक कॉम्प्लेक्स रोल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही सेलेक्टेड पॉइंट को इंसर्ट किया है ताकि आप एक बार इस स्लाइड को देखें और आपका एस्ट्रोजन का पूरा जो फुल लेंथ कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए।
तो बेसिकली देखिए, जैसे एक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो एस्ट्रोजन एक्ट्स इन कंसर्न विद प्रोजेस्टेरॉन एंड इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर इन यूटरस, वेजिना, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो एस्ट्रोजन जो बेसिकली क्या कर रहा है, वो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को इंक्रीज कर रहा है इन यूटरस, वेजाइना, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को डिक्रीज करता है। मींस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को तो इनहांस कर रहा है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय रिड्यूसिंग देयर सिंथेसिस। मींस एक दूसरे के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर की सिंथेसिस को बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं जैसे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है बेसिकली जो मिल्क की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोलैक्टिन इन्फ्लुएंस करता है एस्ट्रोजन के एक्शन को। कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द मेमोरी ग्लैंड, बट हैज नो इफेक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्सप्रेशन इन द यूटरस। मीन्स प्रोलैक्टिन जो करता है वो मेमोरी ग्लैंड में एस्ट्रोजन के नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को एनहांस करता है, जबकि प्रोलैक्टिन का यूटरस पे एस्ट्रोजन पर, मीन्स यूटरस पे एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट यूटरस पे है वहां पर प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं होता, जबकि मेमोरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स को, नंबर ऑफ रिसेप्टर को इंक्रीज करके एस्ट्रोजन के इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन होता है। जैसे हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड हमने पढ़ा था, एनाबॉलिक हार्मोन है और इसका नेचर ये होता है कि फ्यूजन ऑफ इपिफाइसिस बोथ इन बोन इपिफाइसिस बोथ इन गर्ल्स एंड बॉयज को इंक्रीज करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन बोन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेंटेन करता है बोन मास को, और बोन मास को मेंटेन करता है बाय रिटार्डिंग बोन रेजॉर्प्शन। क्योंकि बोन रेजॉर्प्शन क्या होता है, बोन से कैल्शियम का रिलीज होकर ब्लड में मिक्स होना। तो जब कैल्शियम रिलीज होगा इट मीन्स कैल्शियम का लेवल बोन में कम होगा और बोन में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बनेगी। लेकिन ये बोन रेजॉर्प्शन को रिटार्ड करके, मीन्स कम करके, बोन मास को मेंटेन रखने का काम करता है एस्ट्रोजन। तो कई बार एस्ट्रोजन अगर कम हुआ तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस हो सकते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में। एस्ट्रोजन डिक्रीजेस प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल while HDL एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल आर रेज्ड। ओवरऑल आपको इस चीज़ को समझना है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है वो एस्ट्रोजन कम करता है, जबकि जो हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉल है HDL के फॉर्म में, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको वो एनहांस करता है। और यही वजह होती है रेयरिटी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन प्री मेनोपॉजल वुमेन। जो मेनोपॉज से पहले जो वुमेन जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलती है, उन वेमेंस में मेल के कंपैरिजन में एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बना होता है और एस्ट्रोजन एलडीएल के लेवल को कम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। इसीलिए विमेंस में मेंस के कंपैरिजन में एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होते हैं। राइट, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करता है, हेपेटिक एडिनोमा काज करता है, क्योंकि इसका हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हेपेटिक एडिनोमा करता है इन प्रोलॉन्ग्ड यूज। ये ब्लड कोआगुबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक 2, 7, 9 एंड 10 को इन्हांस करता है। मीन्स ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प कर रहा है, ये बोन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के लेवल को कम कर रहा है, और इतनी चीज़ें ये हेल्पफुल कर रहा है। और हम देखते हैं क्या करता है, इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी व्हेन द एस्ट्रोजन इज एडमिनिस्टर्ड। मीन्स अब अगर हम किसी इंडिविजुअल में एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करते हैं तो बेसिकली ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो देखिए, इन प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म,
अगर गोनैड्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो कई बार आपको एस्ट्रोजन को एडमिनिस्टर करना होगा। एडल्ट में अगर प्राइमरी एमनोरिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रॉपर है, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन साइक्लिकली आपको किसके साथ देना होगा? प्रोजेस्ट्रॉन के साथ। सेक्सुअल मैच्योर वुमेन जो होती हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है। एट और आफ्टर द मीनोपॉज एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट प्रिवेंट्स मीनोपॉजल सिम्टम एंड बोन लॉस। तो चूंकि बोन लॉस को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में कम होता है, तो एस्ट्रोजन वहां पे देने से बोन रिजॉर्प्शन को ये क्या करता है? कम करता है और बोन मास को मेंटेन करके रखता है। तो बहुत कॉमन से पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनवांटेड इफेक्ट। एस्ट्रोजन के कौन कौन से देखिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोजन के कौन कौन से अनवांटेड इफेक्ट हैं। मीन्स एस्ट्रोजन की अगर डोज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट के केस में क्या करते हैं? टेंडरनेस को बढ़ाते हैं, नॉजिया एंड वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं बाई स्टिमुलेटिंग द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को भी एस्ट्रोजन प्रमोट करता है, एडेमा कॉज करता है, और ओवरऑल इस वजह से क्या होता है? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोइम्बोलिज्म को ये प्रमोट करता है, राइट। तो एक तो ये टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट एंड थ्रोम्बोइम्बोलिज्म को प्रमोट कर रहा है। अगर यूज्ड इंटरमिटेंटली फॉर पोस्ट मीनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी एस्ट्रोजन कॉज मेंस्ट्रुएशन लाइक ब्लीडिंग। एस्ट्रोजन का एक अपना साइड इफेक्ट है कि ये मेंस्ट्रुएशन लाइक ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन का यूज होता है तो वहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन लाइक ब्लीडिंग इसका अनवांटेड इफेक्ट होगा। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के लिए काफ़ी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की सेल्स के ग्रोथ को अनवांटेड ये प्रमोट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन कॉजेज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अनलेस गिवन साइक्लिकली विथ प्रोजेस्ट्रोजन। मीन्स अगर इसको हम प्रोजेस्ट्रॉन के साथ नहीं देते हैं और एलोन एस्ट्रोजन देते हैं तो कई बार ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया काज करता है। और इसके यही वजह होती है कि इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन अगर एस्ट्रोजन हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं तो रिस्क चांसेस किसके बढ़ जाते हैं? ब्लीडिंग एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। इसीलिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ना हो, इसीलिए हम प्रोजेस्टिन गिवन कॉन्करेंटली ब्लॉक दिस रिस्क। तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा। मीन्स अभी तक हमने देखा ब्रेस्ट टेंडरनेस को बढ़ा रहे थे, मीन्स इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा। Because estrogen administration to pregnant women can cause genital abnormality in their offspring. Carcinoma of vagina was more common in young women whose mother were given stilbestrol in given early pregnancy in a misguided attempt to prevent miscarriage. Means अगर किसी pregnant woman को एस्ट्रोजन का सजेशन दिया जाता है तो एस्ट्रोजन कई बार उसके फीमेल फिटस में जाके फीमेल फिटस में कई बार कार्सिनोमा की वजह बनता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा की भी वजह बनता है। बेसिकली स्टिलबेस्ट्रॉल के साथ ये कोट किया गया है। तो इस पॉइंट को भी मीन्स आप प्रेग्नेंट वुमेन में एस्ट्रोजन का एडमिनिस्ट्रेशन साइक्लिकली प्रोजेस्ट्रॉन के साथ तो रख सकते हैं, लेकिन आप एलोन एस्ट्रोजन के डोज को बढ़ाने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेटस में क्या काज कर सकता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा। मीन्स ओवरऑल ये लास्ट ये पॉइंट, ये इसको मेरे को लास्ट में यहाँ पे लिखना चाहिए, फिर भी आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कार्सिनोमा को प्रमोट कर रहे हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन रिड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ड्यू टू फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एलएच सिक्रीशन। अब हो क्या रहा है, चूंकि हम इसको इस पॉइंट को यहाँ से समझेंगे। ये बेसिकली देखिए, अब जब एस्ट्रोजन का लेवल या प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल, दोनों का लेवल जब बढ़ता है ब्लड प्लाज्मा में, तो बेसिकली ये फीडबैक मैकेनिज्म जाती है और हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का जो रिलीज हो रहा है वो इनहिबिट होता है और अल्टीमेटली एलएच और एफएसएच का रिलीज कम होता है, जिससे इन दोनों का फर्दर रिलीज कम हो जाता है ओवरी से। लेकिन हमको ये बात को भी समझना होगा, जब इनका ओवरऑल जीएनआरएच का रिलीज कम हुआ और एलएच और एफएसएच, चूंकि
LH कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरॉन की भी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ मेल। तो जब टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस नहीं होगी, राइट, टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस को हम इनडायरेक्टली इनहिबिट करेंगे बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो वही उस पॉइंट को लिखा है बेसिकली यहाँ पे कि एस्ट्रोजन रिड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन ड्यू टू फीडबैक इनहिबिशन ऑफ LH सिक्रीशन। दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूटिलाइज्ड for the treatment of testosterone dependent tumor like prostatic carcinoma। means testosterone is responsible for prostatic carcinoma। तो अगर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को हम कम करते हैं बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन किसको इनहिबिट करेगा, LH की सिंथेसिस को, और LH किसको करवा रहा था, इंड्यूस कर रहा था टेस्टोस्टेरॉन को। तो जब हमने एस्ट्रोजन को बाहर से दिया तो LH की सिंथेसिस कम हुई फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और LH की सिंथेसिस कम हुई तो टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस कम हुई, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के लिए। बट तो लेकिन फिर भी आजकल जो बट नाउअडेज GnRH एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट आर प्रिफर्ड फॉर दिस इंडिकेशन। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में GnRH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को प्रेफर किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन होते हैं दो तरीके के रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। अल्फा रिसेप्टर प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है वेजिना, ब्रेस्ट, बोन, हाइपोथैलेमस एंड ब्लड में, और जबकि बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्रिडोमिनेंटली प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल। और ये बेसिकली इसका सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा, एस्ट्रोजन बाइंड होगा, तो बेसिकली ये रिसेप्टर डायमराइज होंगे और वो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट से जाके DNA पे बाइंड होंगी, जो कि जेनेटिक लेवल पे जीन ट्रांसक्रिप्शन इज प्रमोटेड थ्रू सर्टेन को एक्टिवेटर प्रोटीन, और वो डिफरेंट वेरियस प्रोटीन के सिंथेसाइज करेंगे। ऑन बाइंडिंग एन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट द रिसेप्टर एज्यूम्स अ डिफरेंट कन्फर्मेशन एंड इंटरेक्ट विद अदर को रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिटिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जब एंटागोनिस्ट बाइंड होगा तो को रिप्रेसर एक्टिवेट होगा, जबकि एगोनिस्ट बाइंड होगा तो डायमराइजेशन के साथ साथ को एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा, राइट। तो ये बहुत आसान है। अब हम सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की बात करते हैं कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर होती हैं। मीन्स वो कहीं पर किसी पर्टिकुलर स्टेप पे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बोन पे एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या है, हेल्थ पॉजिटिव है, मीन्स वो बोन के मास को मेंटेन करके रख रहा है। तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो मॉड्यूलेटर होते हैं बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे एस्ट्रोजन के लिए एगोनिस्टिक इफेक्ट देती हैं, और किसी पर्टिकुलर जैसे एंडोमेट्रियल पे एस्ट्रोजन का एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इफेक्ट है हाई डोज पे, तो हाँ जो SERM होंगे बेसिकली वो जहाँ पे डिलीटेरियस इफेक्ट है वहाँ पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देंगी एस्ट्रोजन के लिए, और जहाँ पे अच्छा इफेक्ट है वहाँ एगोनिस्टिक इफेक्ट के लिए हम SERM को सेलेक्ट करेंगे। So these are the agents that act as estrogen agonist in some tissues and antagonist in other tissues. Like agonistic action is beneficial in tissue like bone, decreased reabsorption and blood, better lipid profile, whereas deleterious in endometrium, breast and liver, क्योंकि क्या करता है, प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो SERM का एग्जांपल क्या है आपका, क्लोमिफेन, टेमोक्सिफेन, डोलॉक्सीफेन, टोर्मेफेन, फल्विस्ट्रेंट, रेलॉक्सीफेन और मेलॉक्सीफेन। क्लोमिफेन बेसिकली एस्ट्रोजन एंटागोनिस्टिक एक्शन होता है इन हाइपोथैलेमस, रिड्यूस करता है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ GnRH को, और बेसिकली हम इसको यूज करते हैं एनोवुलेटरी इन फर्टिलिटी के लिए। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो एस्ट्रोजन का एडवर्स इफेक्ट है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। Tamoxifen, doloxifene, tormefen possess estrogen antagonistic activity in the breast and blood, whereas agonistic activity in the bone, uterus and liver। तो आपको ये लर्न करना होगा, इसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपकी कौन सी ड्रग कहाँ पर एगोनिस्टिक और कहाँ पर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दे रही है। इसका जो हम बेसिकली यूज करेंगे वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हम यूज करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेस्ट में कैसा इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। तो करेक्ट है हमारा जो कॉन्सेप्ट जो पहले हमने फ्रेम किया है। These have beneficial effect on bone and lipid profile, but increases the risk of endometrial carcinoma and thromboembolism. Raloxifene is used in osteoporosis, also possesses beneficial effect on lipid profile, breast and endometrium. Fulvestrant
जो स्पेशल कैटेगरी है इसमें सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में, ये बेसिकली सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर होती है जिसको एफडीए ने अप्रूव किया है। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग थी इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया, कई बार आपके जीपैट में पूछा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे लास्ट में, एस्ट्रोजन में एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं। तो बेसिकली एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं चूंकि हमको पता है कि टेस्टोस्टेरोन के एरोमेटाइजेशन के बाद भी एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है। तो अगर हम एस्ट्रोजन की सिंथेसिस, एस्ट्रोजन कई बार जैसे हमको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में हमको चाहिए कि हमारा एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए, राइट। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कई बार एंड्रोजन आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन इन द पेरिफेरल टिश्यू ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एरोमेटेज। ये लाइन हमारी क्लियर है। दीज ड्रग डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड सो यूज्ड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो एरोमेटेज इनहिबिटर करेंगे, क्या करेंगे, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कम करेंगे और बेसिकली ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हम इनको यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट जनरेशन में एमिनोग्लूटाथामाइड, सेकंड जनरेशन लेट्रोजोल, नेस्ट्राजोल, फेड्रोजोल, फॉर्मिस्टेन, वोरोजोल एंड एक्सेमिस्टेन। इनकी एक और क्लास, बेसिकली ये ओवरऑल यही चीज है, बस कई ऑथर अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। लाइक स्टेरॉयडल और टाइप 1 और इरिवर्सिबल एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं लाइक फॉर्मिस्टेन, एक्सेमिस्टेन, जबकि नॉन स्टेरॉयडल और टाइप 2 और रिवर्सिबल एरोमेटेज इनहिबिटर में रखा गया है लेट्रोजोल, नेस्ट्राजोल और बोरोजोल को। दीज आर यूजफुल इन टैमॉक्सिफिन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जहाँ पे टैमॉक्सिफिन भी रेजिस्टेंट है वहाँ एरोमेटेज इनहिबिटर का हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोजन एंड देयर स्पेसिफिक इफेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट एक्शंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बेसिकली प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, किस तरीके से सर्वाइकल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, ये इस तरीके के पॉइंट अगर आपको याद है एस्ट्रोजन के केस में, तभी आप एस्ट्रोजन की सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर को समझ सकते हैं बेसिकली, और उसका एक अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोजन की बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोजन। थैंक यू वेरी मच।